चलिए चलिए चलिए, वापस से हम कॉन्स्टिट्यूशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी वो क्या थी? फिर उसके बाद, अच्छा फिर उसके बाद भी कुछ दिया था मैंने आपको करने के लिए, इसके साथ कुछ दिया था। अच्छा ठीक है, अब वो करते हैं हम क्या, कुछ केसेस जो हमारे पर्स अपना राइट टू लाइफ हो गया था, लाइफ टू पर्सनल लिबर्टी, लाइफ में क्या क्या किया था हमने? हेल्थ के लिए कौन सा था? हेल्थ के लिए कौन सा था? परमानंद कटारा केस। उसके बाद इन्वायरमेंट के लिए कौन सा था? सुभाष सुभाष कुमार केस। उसके बाद एजुकेशन के लिए कौन सा था? मोहिनी जैन केस। उसके बाद हमारा लिवलीहुड के लिए कौन सा था? ओल्गा टेलिस। सेक्सुअल हरासमेंट के लिए कौन सा था? विशाखा गाइडलाइंस। उसके बाद और कौन सा किया इसमें हमने? डाई विद डिग्निटी, अरुणा शानबा केस, कॉमन काज जजमेंट। उसके बाद अच्छा, उसके बाद राइट पर्सनल लिबर्टी, उसमें क्या क्या था? सॉलिटरी कंफाइनमेंट के अगेंस्ट कौन सा था? सुनील बत्रा केस। अच्छा, कौन सा अथॉरिटेटिव डिटेंशन, कौन सी डिटेंशन थी वो? आर्बिट्रेरी डिटेंशन, वो कौन सा? मेनका गांधी। अच्छा, उसके बाद प्रिवेसी पुट्टा स्वामी। उसके बाद चूज वंस ऑक्यूपेशन, चूज वन पार्टनर, शक्ति वाहिनी केस। अब नेक्स्ट हम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के लिए कुछ देखो, ये क्वेश्चंस आप ये याद रखना, डायरेक्टली जीएस 4 में भी कभी कभी पूछते हैं कि व्हाट आर दी जुडिशियल डिसीजंस विद जजमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू इन्वायरमेंट, ऐसा पूछे जा सकता है। जैसे एक बार पूछा हुआ था कि वुमेन के रिलेटेड 4 अपने लॉज बता दो, जीएस 4 में पूछा हुआ था। इवन के जीएस 4 में जब आप वे फॉरवर्ड लिखोगे तो उसमें ये लिख सकते हो, या फिर जस्टिफिकेशन देते हो तो एक्ट्स भी लिख सकते हो। जैसे कोई सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस वाली कोई केस स्टडी आ गई तो उसमें आप ये लिख सकते हो, इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉश एक्ट। बात समझ आई? तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। फिर उसके बाद हम कर रहे हैं कौन सा, विद रिस्पेक्ट टू इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में अगेन एक तीन तीन केसेस हैं, ट्राइंगल बनाओ। और भी केसेस हैं लेकिन हमें ये याद होने चाहिए। ठीक है, पहला लिखो आप, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। दूसरे केस का नाम लिखो आप, विल्लोर सिटीजन वेलफेयर फाउंडेशन केस। सिटीजन वेलफेयर फाउंडेशन केस। तीसरे केस का नाम लिखो आप, इंडियन काउंसिल फॉर इन्वायरमेंट लीगल एक्शन केस। इंडियन काउंसिल काउंसिल फॉर इन्वायरमेंट लीगल एक्शन केस। ठीक है, इन 1996, ये भी 1996। इंडियन काउंसिल फॉर इन्वायरमेंट लीगल एक्शन, विल्लोर सिटीजन वेलफेयर फाउंडेशन केस। ठीक है, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये 3 केसेस है। इसके अगेन एक और ट्रायंगल बनाओ, 1986, 1987 और 1997। एमसी मेहता केस जो है वो 3 केसेस है बेसिकली। एक 1986 में था, इसे कहा जाता है, और ओलियम गैस लीक केस। ओलियम गैस लीक केस, इसे कहा जाता है गंगा पोल्यूशन केस।
गंगा पोल्यूशन केस, इसे कहा जाता है ताजमहल केस, ताजमहल ट्रेपीजियम केस। अब क्या क्या इनमें हुआ था वो अब हम करते हैं। पहला ओलियम गैस लीक केस, इसमें आप लिखो सुप्रीम कोर्ट लेड डाउन प्रिंसिपल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी principle of absolute liability for hazardous industries, for hazardous industries। तो क्या हो गया, एब्सोल्यूट लायबिलिटी कि अगर इंडस्ट्रीज हार्म करती है इन्वायरमेंट को तो एब्सोल्यूट लायबिलिटी उनके ऊपर होगी, वो लायबिलिटी किसी को और को ट्रांसफर नहीं हो सकती है, उनको पे करना पड़ेगा। तो ये किस केस में, ओलियम गैस की लीक केस और एमसी मेहता केस 1986। दूसरा कौन सा केस है, गंगा पोल्यूशन केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट का लिखो, सुप्रीम कोर्ट ordered for closure of ordered for closure of tanneries TENNARIES along Ganga river तीसरा क्वेश्चन ताजमहल ट्रेपीजियम केस। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, क्लोजर ऑफ इंडस्ट्रीज अराउंड ताजमहल to protect environment, to protect it from environmental degradation, to protect it from environmental degradation। अगले दो केसेस, बिलोर सिटीजन वेलफेयर फाउंडेशन केस, इसके साथ लिखो आप, सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइज्ड पोल्यूटर्स पे प्रिंसिपल, सो जो पोल्यूटर्स पे प्रिंसिपल जो हम इन्वायरमेंट में पढ़ते हैं, ये किस केस के, बिलोर सिटीजन वेलफेयर फाउंडेशन केस। तो अगर जब फॉर एग्जाम्पल इन्वायरमेंट का क्वेश्चन आ गया जिसमें आपने पोल्यूटर पे प्रिंसिपल को अगर फॉर एग्जाम्पल मेंशन कर दिया कि वे फॉरवर्ड में लिखा कि इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन हो रही है, व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड। सो आपने बोला कि वहां पे पोल्यूटर पे प्रिंसिपल, जो पोल्यूट करेगा वही पे करेगा, उस प्रिंसिपल को अप्लाई करना चाहिए। ब्रैकेट में लिख दो विल्लोर सिटीजन वेलफेयर फाउंडेशन। बात समझाई। नेक्स्ट क्या है, इंडियन काउंसिल फॉर इन्वायरमेंटल लीगल एक्शन केस, सुप्रीम कोर्ट अप्लाइड polluter pay principle PPP, applied polluter pay principle to pay for remediation of environment if they contaminated। तो कंसेप्ट जो था पीपीपी का वो कहां पे हुआ, वेल्लोर में, और उसको अप्लाई पहली बार किया गया इसमें, इंडियन काउंसिल फॉर लीगल एक्शन। ठीक है, हो गया याद। अगर हम कल ये करते तो ये कभी याद नहीं होते, कल वाले भी याद हो गए, आज वाले भी थे। एमसी मेहता के 3 केस है, ओलियम गैस लीक केस, गंगा पोल्यूशन, वेल्लोर, उसके बाद कौन सा, इंडियन काउंसिल फॉर लीगल एक्शन, इन्वायरमेंट लीगल एक्शन, ये केसेस आ गए। नेक्स्ट लिखो, केसेस विद रिस्पेक्ट टू वुमेन,
औरतों के रिलेटेड केसेस, क्वेश्चन आ गया डायरेक्टली, बताओ जी केस लॉस विद रिस्पेक्ट टू वुमेन, आपको ये आने चाहिए। या फंडामेंटल राइट्स के रिलेटेड, वुमेन के रिलेटेड फंडामेंटल राइट्स का कोई केस हो, है ना, तो वो हम करेंगे। लिखो, जजमेंट्स अपहोल्डिंग जेंडर जस्टिस, यही जो है ना, इसको और लिखो, जजमेंट्स अपहोल्डिंग जेंडर जस्टिस। हाँ आर ना, वुमेन, जजमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू वुमेन, और आ गया कि जजमेंट्स अपहोल्डिंग जेंडर जस्टिस। आर्टिकल 14, 15, 16, 17 और 21 पेंटागन बना दो आप। 14, 15, 16, 17 तो आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, सबरीमाला केस, सबरीमाला केस आपको बोला था, देखा था सबरीमाला केस, तो आपको पढ़ा, पता ही होगा ना। हाँ टेम्पल, हाजी हाजी वो हाजी अली दरबार, हाजी अली दरगाह वाला केस, हाजी अली दरगाह वाला केस। अब इसमें क्या होता है, वुमेन ड्यूरिंग फ्रॉम 10 साल से लेके अराउंड 50, जब तक वो मीनोपॉज नहीं आता तब तक औरतों को अलाउड ही नहीं है वहां पे जाना, इस वाले में। तो इट वाज आर्टिकल 17 किसके अगेंस्ट, अनटचेबिलिटी। तो वो कहता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये अनटचेबिलिटी का, इट इज ऑल्सो अगेंस्ट आर्टिकल 14, आप उनको इक्वल नहीं मानते हो। तो बेसिकली आर्टिकल 17 को अपहोल्ड के अगेंस्ट था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर रहा था उसको, ये वाला अनकॉन्स्टिट्यूशनल था वाला। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये अनटचेबिलिटी, अगर आप औरतों को नहीं जाने दे रहे हो तो ये अनटचेबिलिटी करते हो, विच इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। सो सबरीमाला केस 14 के साथ लिखो आप, एयर इंडिया वर्सेस नरगिस मिर्जा केस। ठीक है, एयर इंडिया वर्सेस नरगिस मिर्जा केस। सो नरगिस मिर्जा वर्सेस एयर इंडिया केस। अब इसमें क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट struck down regulation, supreme court struck down regulation that terminated services of air hostesses आफ्टर मैरिज। ये एयर हॉस्टेसेस अगर शादी कर लेते थे उसके बाद वो उनकी छुट्टी हो जाती थी, तो इस केस के बाद एयर हॉस्टेसेस को मैरिज के बाद भी काम करना अलाउड था। उन्होंने बोला कि अनमैरिड औरतें ही एयर हॉस्टेसेस बन सकती हैं, लेकिन अब ये वाला केस इसने ये खत्म कर दिया। नेक्स्ट लिखो आर्टिकल 15। अच्छा, इक्वालिटी बिफोर लॉ, या साथ में लिखो इक्वालिटी बिफोर लॉ, एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ। तो औरतें भी इक्वल हैं, और मर्दों की शादी हो तो तब तो आप उनको अलो करते हो जहाज उड़ाने के लिए, ठीक है, तो वो चीज है। नेक्स्ट आर्टिकल 15, अनुज गर्ग वर्सेस होटल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। अनुज गर्ग वर्सेस होटल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। होटल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट सेड, लिखो, एनी लॉ दैट ट्रीट्स वुमेन एज वीक, एनी लॉ दैट treats women as weak, any law that treats women as weak and denies them equal opportunities would be unconstitutional, and denies them equal opportunities are
अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अनुज गर्ग पहला कौन सा था? नरगिस, नरगिस याद रखना। दूसरा अनुज गर्ग, सीधा नरगिस मिर्जा केस भी लिख सकते हो, अनुज गर्ग केस भी लिख सकते हो, जो याद आया। जो याद आया आपको। नेक्स्ट है आर्टिकल 16 के रिलेटेड। डीके यादव केस, डीके, डीके नहीं, डीके यादव केस, दिनेश कार्तिक वाला डीके यादव केस, डीके यादव केस। इसमें लिखो टर्मिनेशन ऑफ वुमेन सर्विसेज, टर्मिनेशन of women services, termination of women services because she refused to submit, to the lust of seniors is clear violation of article 16, clear violation of article 16। इसमें क्या हुआ होगा डीके यादव केस में? और लड़की को क्या किया होगा? जॉब से निकाल दिया होगा बिकॉज शी रिफ्यूज टू सबमिट, तो इट इज क्लियर वायलेशन ऑफ आर्टिकल 16। अब लास्ट लिखो आर्टिकल 21, विशाखा गाइडलाइंस। इस केस के बारे में आपने पढ़ना है, घर से पढ़ो। टू प्रिवेंट सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, तो आपको पॉश एक्ट जो है, पॉश एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, बेसिक फीचर्स है ना, अचीवमेंट्स है ना, इश्यूज और वे फॉरवर्ड करके आना है। अचीवमेंट क्या क्या हुई है पॉश एक्ट में, ठीक है, ये आपको करना है। उसके अलावा अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन, अगर क्वेश्चन आ गया कि कॉन्स्टिट्यूशन में, ये तो आगे अगर जुडिशियल जजमेंट्स का आगे तब लिखोगे, बोलोगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में वुमेन के जेंडर जस्टिस के आर्टिकल्स बताओ, पहले तो ये वाले भी लिखोगे, और इसके अलावा डीपीएसपी में सोचो कौन कौन से हैं जेंडर जस्टिस के रिलेटेड, और क्या क्या हो सकता है बताओ, सोचो। हाँ, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, हाँ फॉर इक्वल वर्क, कौन सा आर्टिकल है? 39, कौन सा? सी भी नहीं है, बी सी, वो जो उसके अलावा लेफ्ट नहीं है, डी या ई है शायद, डी है शायद, चलो डी, अभी डी देख, ई, ई है, ई डी है, इक्वल पे फॉर, और हाँ, फ्री लीगल एड में भी तो औरतों को फ्री लीगल एड है, 39 ए, कैपिटल ए। उसके अलावा मैटरनिटी 40, कौन सा है? 42, 43 क्या है? अच्छा 43 तो वो है, उसके बाद हाँ 44, ये भी है, यूसीसी भी है। यूसीसी इंपॉर्टेंट है, जैसे ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी सेम करना, व्हाट इज यूसीसी, ये उस मैगजीन्स में सब कुछ होता है, देख लेना अपने सब, व्हाट इज यूसीसी, है ना। जुडिशियल जजमेंट्स विद रिस्पेक्ट, जजमेंट तो नहीं है शायद, है शायद, लॉ कमीशन की रिपोर्ट्स हैं, है ना, यूसीसी। इसके बाद व्हाट इज यूसीसी, व्हाई शुड वी हैव यूसीसी, why should we not have UCC,
वे फॉरवर्ड बताना, उसमें कौन कौन सी लॉ कमीशन की रिपोर्टें बताई हुई है कि यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड आपको पता है ना, बस और पढ़ के आ जाना ठीक है। और इसके अलावा वुमेन के रिलेटेड, हाँ 73rd एंड 4th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और उसके अलावा अभी जो 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, शक्ति क्या नाम है उसका, नारी शक्ति एक्ट। तो ये भी लिखो, लिखो ये भी लिखो, 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने कौन कौन से आर्टिकल डाले, आर्टिकल लिखने हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, बीच में भी है ना कुछ। तो ये हमारे हो गए बेसिक। पहले हमने क्या किया, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इश्यूज अचीवमेंट्स और मतलब पॉजिटिव्स, फिर इश्यूज विद, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या है, जजमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात आती है। जब आप जेंडर जस्टिस कर रहे हो, इक्वालिटी की बात कर रहे हो, तो ये भी वही है। इन्वायरमेंट का हमने बोला था, इन्वायरमेंट अगर साफ होगा, जब साफ होगा तभी तो आप अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर पाओगे। इक्वालिटी का क्या मकसद, व्हाट इज इक्वालिटी आपके हिसाब से, व्हाट इज इक्वालिटी, व्हाट इज इक्वालिटी, फेयर ट्रीटमेंट, सबको बराबर, उसके अलावा बस खत्म, सबको बराबर ट्रीट किया, इक्वालिटी हो गई। क्या सबको बराबर ट्रीट करना इक्वालिटी है, क्यों, क्या, हाँ इक्वालिटी क्या है, ये वही बात आ जाती है, एक लंबा है एक गिंडा है, जो हाइट में कम है, तो मैच देखने लगे हैं। अब इसको इक्वालिटी ये है कि दोनों को प्रोवाइड नहीं करना, क्योंकि ये तो देख रहा है, इसको तो अपॉर्चुनिटीज वो ग्रैब कर रहा है, इसको टूल देना, डिफरेंशियल ट्रीटमेंट, ये इक्वालिटी। इक्वालिटी डज नॉट मीन ट्रीटिंग एवरीवन इक्वल, इक्वालिटी ये है कि आप सबको ऐसे अपॉर्चुनिटीज, आप सबको ऐसे इन्वायरमेंट प्रोवाइड करो ताकि सारे अपॉर्चुनिटीज को जो है यूज कर पाए। जस्टिस, तो इन्वायरमेंट जब अच्छा होगा, जब हमने ताज ट्रेपेजियम केस को बंद किया, जब हमने वो स्टार्ट किया, जब हमने ये पोल्यूटर पे प्रिंसिपल लगाया, तो वो क्या करने लगेंगे, वो इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन कम करेंगे, पोल्यूशन कम करेंगे। जब पोल्यूशन कम करेंगे तो क्या होगा, हमारी सेहत ठीक होगी ना, राइट टू लाइफ आर्टिकल 21, राइट टू हेल्थ, बात समझ आई। ये हो गया हमारे कौन से, विद रिस्पेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। इश्यूज क्या होंगे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के हिसाब से के रिलेटेड, व्हाट शुड बी, व्हाट विल बी द इश्यूज विद रिस्पेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, सब्जेक्टिविटी है, उसके बाद डेफिनेशन नहीं है, उसके बाद हाँ, और देखो जो वहां पे हमने क्या क्या किया हुआ था, व्हाट इश्यूज विद रिस्पेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, इंटरप्रिटेशन, उसके बाद नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, वही है जो आप समझ रहे हो ना, बस वही है। उसके बाद हमने क्या किया था कल, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, वो हमने कर लिया था। उसके उसमें एवोल्यूशन का मैंने बोला था करने के लिए, वो आपने किया होगा, आपने किया था एवोल्यूशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, किया क्या फिर आपने किया, ओ आपने आपने क्यों नहीं किया, बिल्कुल नहीं पढ़ा, क्या किया, ये क्या था, क्या था इसमें 130, अच्छा क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, हाँ ये बोला था मैंने करने के लिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं मेंस में ना, ये फोटो भेज देना, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ, ये करेंगे भी अलग से हम, ठीक है। नेक्स्ट लिखो सेपरेशन ऑफ पावर। अच्छा, दो तीन चीजें आपको करनी है, जो ये करना है, ऐसा नहीं है कि हर चीज यहाँ पे होगी, मेरा काम है कि आपको बेसिक जो कोर है वो बता देना। अब करंट अफेयर्स भी मैं बताने पड़ जाऊं, क्योंकि करंट अफेयर्स में भी सेम चीजें हैं। एक चीज मैंने आपको उसमें भी भेजी है, पहला लिखो आप यूसीसी कर लें आपने, यूसीसी, उसके बाद आपने क्या करना है, एक और जो चीज दी है मैंने आपको करने, क्या, किसकी, हाँ पॉश, उसके बाद लिखो आप 130th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, वो जो अभी इन्होंने लिखा है, एक करंट अफेयर है, सोशलिस्ट, सेक्युलर
इन प्रियम्बल। ये हम कल डिस्कस करेंगे, लेकिन आप पढ़ के आओगे। ये नवंबर 2024 में है। हाँ, बलराम, इसका नाम है बलराम, केस का नाम है बलराम सिंह केस। ये आएगा नहीं, ये वो होते हैं फॉरएवर केसेस होते हैं, ये आपको आने चाहिए, क्योंकि पिछले साल सोशलिस्ट सेक्युलर पे बड़ा डिबेट हुआ था। ठीक है, तो ये आपको करना है। और लास्ट जो इंपॉर्टेंट है दैट इज डिजिटल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या हो गया? रूल ऑफ लॉ हो गया, कि जो डिजिटल, क्योंकि आज के दौर में सारा, जैसे कंपनीज या स्टेट के पास सारी डेटा है, तो वहां पे वो हमारे प्रीवियस जिस वक्त मर्जी आती है हमारी फोन्स के बीच में घुस जाते हैं, है ना, हमारी सेंसिटिव डेटा को ले लेते हैं। तो वहां पे डिजिटल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का कंसेप्ट आया हुआ, तो लिखो आप डिजिटल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। मैंने भेज दिया आपको ना उसमें। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, बड़ा इंपॉर्टेंट, डिजिटल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ये करने हैं, ये आप नहीं बोलना कि कल मैं पूछूं कि आप बोलो कि नहीं किया आपने। 10-10 मिनट की बात है, डेफिनेशन लिखनी है। व्हाई डू वी नीड डिजिटल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, व्हाट आर द इश्यूज विद रिस्पेक्ट टू अचीविंग डिजिटल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, स्टेप्स टेकन। और मैंने भेज दिया हूँ उसके बीच में, आपके हैंड आउट पे आ गया है। ठीक है, ये हो गया हमारा बेसिकली विद रिस्पेक्ट टू जो और दो तीन चीजें है ना, जैसे फंडामेंटल राइट्स जो प्रीलिम्स में हमने किया हुआ है, इश्यूज मैंने वो कल मैंने भेज दिए हुए हैं। ठीक है, ये करना है, ये ऐसा नहीं है कि आपको नहीं करना, मैंने नहीं बोला, मैंने नहीं करवाया यहाँ पे, मैंने दे दिया हुआ आपको, उसको करना ही करना है आपने। हर चीज पॉसिबल नहीं है, और हर चीज अगर हम करने पड़ के तो साल लग जाएगा, नहीं हो सकेगा। ठीक है, और वो चीजें आपने पढ़ी है, व्हाट इज फंडामेंटल राइट, फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट, पॉजिटिव्स, इश्यूज मैंने दिए हुए हैं, वो आप डाल लेना, बात खत्म हो गई। वैसे ही डीपीएसपी के व्हाट इज डीपीएसपी, फीचर्स ऑफ डीपीएसपी, वो तो मैंने फोटो भेजा, आपको खाली कॉपी पेस्ट करना और रट्टा मारना है। और रट्टा मारने में कोई मुश्किल नहीं है, आपने सब पढ़ा हुआ है, उसमें याद मुश्किल याद करने में नहीं आएगी। लिखो नेक्स्ट, सेपरेशन ऑफ पावर्स। 2-3 पेजेस छोड़ के, जैसे आप जितने पेजेस में आप लिख सकते हो, ये जो टॉपिक्स मैंने दिए हुए हैं, ये आपकी एबिलिटीज पे है कि आप कितने पेजेस में इसको कंप्लीट करते हो। सेपरेशन ऑफ, ये मिटा दूं मैं? सेपरेशन ऑफ, ठीक है, आपने छोड़े नहीं पेज? लिखो सेपरेशन ऑफ पावर्स मीन्स, सो पहला व्हाट को हम करेंगे, व्हाट इज इट, मीन्स demarcation of authorities and duties, so what is it? Demarcation of authorities and duties into three organs, three branches of government, into three branches। अब ये demarcation of authorities and duties 3 organs में हमने क्या कर दिया,
दे दिया। ऑफ गवर्नमेंट, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, कौन कौन से ऑर्गन? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। एंड जुडिशरी। wherein they would function, wherein they would function in their own domains, in their own domains, and would not interfere, and would not interfere in others domains, in others domains. So separation of power क्या है कि मेरे पास जितनी भी अथॉरिटी थी वो आप लोगों के बीच में डिवाइड करती है। अथॉरिटी किसने डिवाइड किया ये मुझे बताओ। ये जो पावर, ये जो अथॉरिटीज एंड ड्यूटीज आती हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन ने ये आपको दिया। कल हमने क्या किया था? कल हमने किया था फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यही तो किया था हमने। तो ये किसने दिया? कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें वो अपने 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 काम से काम रखू वाली बात। मेरे काम में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है, यही सेपरेशन ऑफ पावर्स। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिख लो। इट it was first explained by French jurist, French, क्या नाम है उसका? Montesquieu in his Spirit of Laws. The Spirit of Laws. नेक्स्ट दूसरा लिखो, प्रिंसिपल्स ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। प्रिंसिपल्स ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, EFCM। E for exclusivity, F for functional principle, C for checks and balances, checks and balance principle, M for mutuality, mutuality या mutual cooperation, mutuality principle, mutuality। So what is it? What are the principle? किस बेसिस पे सेपरेशन ऑफ पावर, किस बेसिस पे, किस स्तंभ पे खड़ा है? वो है एक्सक्लूसिविटी, एक्सक्लूसिविटी प्रिंसिपल, फंक्शनल प्रिंसिपल, चेक्स एंड बैलेंसेस प्रिंसिपल और म्यूचुअलिटी प्रिंसिपल। एक्सक्लूसिविटी प्रिंसिपल क्या होगा? बस बात खत्म हो गई। दूसरा फंक्शनल प्रिंसिपल, कि जो आपको फंक्शनल दिया है वो अपने अपना फंक्शन करो। फिर उसके बाद कि जब दूसरे के काम में अगर टांग अड़ाने लगोगे तो आपको चेक पड़ेगा। जैसे कल हमने किया था, जब कोई भी वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट होते है, जुडिशरी जो आ जाती है चेक करने के लिए, उसको बैलेंस करती है। और लास्ट पे क्या? म्यूचुअल कोऑपरेशन प्रिंसिपल, म्यूचुअलिटी प्रिंसिपल, कि लोग दूसरों के लिए आपने कंडीशंस अच्छी बनानी है ताकि वो अपने फंक्शंस को अच्छे से कर सके। बात समझाइए? जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हम ये पढ़ रहे हैं, ये हमारा रूम एक्सक्लूसिविटी है कि दूसरा बाहर का बंदा नहीं आ सकता। और यहाँ पे फंक्शनल प्रिंसिपल जो हम काम कर रहे हैं ये फंक्शनल प्रिंसिपल है। उसके बाद क्या है? चेक्स एंड बैलेंसेस।
उससे पहले हम करते हैं कौन सा, म्यूचुअल चेक्स एंड बैलेंस। अगर कोई टांग अड़ाने की कोशिश करेगा, जैसे अभी ये शोर आ रहा है, शोर चेक लगाएगा, और लास्ट में क्या, म्यूचुअलिटी, कि मैंने ऐसा काम करना है। जरूरी नहीं है सिर्फ वो नहीं कि वो हमारे टांग, हमें भी उसके वहां पे टांग नहीं उड़ानी है, हमें एक दूसरे के लिए इन्वायरमेंट क्रिएट करना है कि हम ये जो फंक्शनल प्रिंसिपल है इसको बेहतर तरीके से हम कर पाए। ये फंक्शनैलिटी है ना, कि जैसे कहते हैं, जब हम इसमें आगे करेंगे ना, कि कभी कभी लेजिस्लेचर इस वजह से भी काम नहीं करता, कोई फॉर एग्जाम्पल कोई एक्ट नहीं लेके आता, उसको पता है कि बाद में जाके सुप्रीम कोर्ट ने इसको पंगा कर देना, तो इसका मतलब म्यूचुअलिटी दोनों में एक वो कंकॉर्ड नहीं जो सेटअप हुआ, तो इसके साथ लिखो आप, एक्सक्लूसिविटी के साथ लिखो, डिवाइडिंग गवर्नमेंट इनटू 3 स्ट्रक्चरल ऑर्गन्स। थ्री स्ट्रक्चरल ऑर्गन्स। फंक्शनल प्रिंसिपल, इसमें कुछ नहीं है, वही फंक्शन है कि हर एक ऑर्गन का अपना फंक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट, चेक्स एंड बैलेंसेस। अगर कोई दूसरे के फंक्शन में इंटरफेयर करने की कोशिश, के साथ लिखो, चेक शुड बी मेड ऑन ईच अदर, check should be made on each other, by these organs, by these organs to look whether the functions are performed within constitutional bounds, performed within or within constitutional bounds। म्यूचुअलिटी के साथ लिखो, creating concord, CONCORD, not discord। वो हम पढ़ते हैं ना ज्योग्राफी में, कंकॉर्डेंस डिस्कॉर्डेंस, किसमें पढ़ा था हमने, ये बताओ टॉपिक क्या था। प्ले अभी हम मान के प्लेट्स में ही है। वॉल्केनिज्म में डाइक्सिल्स, डाइक क्या होती है, कंकॉर्ड, कंकॉर्ड होती है, डिसकंकॉर्ड होती है, बैथोलिथ। हाँ मतलब मैं वही या ज्योग्राफी के लेक्चर्स पढ़े हुए यूट्यूब पे, साथ साथ में वो भी पढ़ो आप, ठीक है। कि जब हंसे क्यों आप, नहीं प्रमोशन क्या, पढ़ना है ना, पढ़ना तो है, आपने भी पढ़ा, आपको आप भी पढ़ो जाके वापस से, याद ही नहीं है, याद ही नहीं आपको कि, तो व्हाट इज सेपरेशन ऑफ पावर, प्रिंसिपल्स बिहाइंड सेपरेशन ऑफ पावर। नेक्स्ट लिखो आप, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। नेक्स्ट लिखो, इन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू सेपरेशन ऑफ पावर्स। Constitutional provisions with respect to separation of powers. Constitutional provisions with respect to separation of powers. अगेन 4 में डिवाइड करो, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। आर्टिकल 1 122, नहीं आर्टिकल 50, सॉरी आर्टिकल 50 122 और 212,
आर्टिकल 361 तीन है, 361। आर्टिकल 50 आपने डबल किया हुआ है, वही चीजें ऊपर भी। 212 सेम चीज है, देखो ना, पढ़ो तो सही। अच्छा 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 अच्छा। आर्टिकल 50 क्या कहता है? सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशरी, सेपरेट कर रहा है, सेपरेशन ऑफ पावर्स। एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशरी। कब आया था? 2023 के 22 के, यह हुआ था। ऑप्शन सी था। अच्छा, दूसरा लिखो, लेजिस्लेचर 122 वाले में, लेजिस्लेचर कैन नॉट डिस्कस द कंडक्ट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, the conduct of judges of supreme court and high court एक्सेप्ट उसका वो रिमूवल हो रहा हो। दूसरा इसी में पॉइंट लिखो, वैलिडिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स इन पार्लियामेंट, वैलिडिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स इन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, एंड स्टेट लेजिस्लेचर कैन नॉट बी क्वेश्चनड, कैन नॉट बी क्वेश्चन इन कोर्ट्स। ना आप मेरी बात करेंगे ना मैं आपकी बात करूं, बात खत्म। ठीक है, 361, president and governor enjoy immunity from court proceedings, from court proceedings. So Indian constitutional provisions with respect to separation of powers. उसमें क्या है? हाँ हाँ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इम्यूनिटी किससे? वही है ना, वैलिडिटी। हाँ तो वही तो है, प्रोसीडिंग्स इन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव प्रोसीडिंग्स, मतलब जो उन्होंने बोला प्रोसीडिंग्स में आता ना, सेम चीजें, सेम चीजें। अब ये था कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू सेपरेशन ऑफ पावर। तीसरा लिखो, नेक्स्ट लिखो, जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स, जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू सेपरेशन ऑफ पावर, जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू सेपरेशन ऑफ पावर्स। दो में डिवाइड करो, केशवानंदा भारती केस, केशवानंदा भारती केस, इंदिरा गांधी, दूसरा लिखो, इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण केस, इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण केस। केशवानंदा भारती में लिखें आप, सेपरेशन ऑफ पावर इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। इंदिरा गांधी वाले में, रिजिड सेपरेशन ऑफ पावर, rigid separation of power does not apply in India. जब आप यूएस की बात करते हो तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में रिजिड सेपरेशन ऑफ पावर है, वाटर टाइट के, मतलब बिल्कुल हवा भी नहीं जा सकती है। तो ऑर्गन्स को, जैसे कभी कभी आपने देखा होगा अमेरिका में क्या होता है, प्रेसिडेंट साइन नहीं करता बिल्स पे,
लेजिस्लेचर अलग है, क्योंकि लेजिस्लेचर के इलेक्शंस अलग होते हैं और प्रेसिडेंट के अलग होते हैं। प्रेसिडेंट इज नॉट पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट वहां के, तो इसीलिए वो वहां पे रिजिड सेपरेशन ऑफ पावर। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, प्रेसिडेंट इज पार्ट ऑफ, इवन के प्राइम मिनिस्टर भी वहीं का मेंबर होता है। तो इंडिया में रिजिड नहीं है। तो ये किसने बोला, ये हमें बोला किसने, इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण। नेक्स्ट लिखो आप, नेक्स्ट लिखो आप, सेपरेशन ऑफ पावर्स इन इंडिया। सेपरेशन ऑफ पावर इन इंडिया। अगर आपको आ जाता है कि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंस बताओ, एक डिफरेंस ये भी आएगा, सेपरेशन ऑफ पावर। वहां पे वाटर टाइट सेपरेशन है, यहाँ पे वाटर टाइट सेपरेशन नहीं है। जब आप लिखोगे कि यहाँ पे वाटर टाइट सेपरेशन नहीं है, तो आप केस का भी नाम साथ में लिखोगे, आई समझ। तो सेपरेशन ऑफ पावर इन इंडिया। इतनी आपको समझ आ गई, व्हाट इज सेपरेशन ऑफ पावर, प्रिंसिपल्स ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू सेपरेशन ऑफ पावर, जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू सेपरेशन ऑफ पावर, एंड सेपरेशन ऑफ पावर इन इंडिया। इंडिया में क्या, अब इंडिया में कैसा सेपरेशन ऑफ पावर, एक तो हमने ये केसेस में देख लिया, एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस देख लिया हमने। नेक्स्ट लिखो आप, इसमें पहला लिखो डेलिकेट बैलेंस। किस टाइप का सेपरेशन ऑफ पावर है, क्या हमारे यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर है, तो हमने ऊपर बता दिया कि देयर इज नो सेपरेशन ऑफ पावर। कहां पे, यहाँ पे इंदिरा गांधी वर्सेस नारायण की सेपरेशन ऑफ पावर है, लेकिन रिजिड नहीं है। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि इस डब्बे दो डब्बों में हमने डाल, कभी कभी ये वाले ये परफॉर्म करते हैं, कभी कभी ये, वो हम देखेंगे वो कैसे परफॉर्म करते हैं। लेकिन पहले हम देखेंगे कि वो सेपरेशन ऑफ पावर इन इंडिया जो है वो डेलिकेट बैलेंस रखता है, चेक्स एंड बैलेंसेस है। इसका मतलब दूसरे के काम में थोड़ा सा दखल अंदाजी हो जाती है, वहां भी चेक हो जाएगा, कान पकड़ लेंगे, ठीक है। डेलिकेट बैलेंस में लिखो साथ में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन डेलिकेट प्रिंसिपल ऑफ लिमिटेड सेपरेशन ऑफ पावर्स। अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि सेपरेशन ऑफ पावर, डिस्कस सेपरेशन ऑफ पावर इन इंडिया, तो आप यहां से स्टार्ट करोगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन डेलिकेट प्रिंसिपल ऑफ लिमिटेड सेपरेशन ऑफ पावर। लिमिटेड सेपरेशन ऑफ पावर है, तो ब्रैकेट में क्या लिखोगे, इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण। दूसरा लिखो फंक्शनल ओवरलैप, कभी कभी फंक्शंस ओवरलैप। अब मुझे बताओ, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट क्या है, क्या ये एग्जीक्यूटिव है, क्या लेजिस्लेचर का पार्ट है, या क्या ये जुडिशरी का पार्ट है, एग्जीक्यूटिव है। प्रेसिडेंट क्या लेजिस्लेचर में इसका कोई रोल है, ऑर्डिनेंस और लास्ट में बिल पे साइन कौन करता है, असेंट। तो प्रेसिडेंट इज एन एग्जीक्यूटिव, लेकिन लेजिस्लेचर का भी काम कर रहा है। क्या जुडिशरी में काम है इसका, क्या काम है, पार्डनिंग पावर, और बोलो, इनको जजेस को कौन अपॉइंट करता है। तो इंडिया में फंक्शनल ओवरलैप है। जब हम ऐसे भी करेंगे, लेजिस्लेचर भी कभी कभी एग्जीक्यूटिव का काम करता है, कभी कभी ये जुडिशरी का काम, कभी कभी जुडिशरी भी एग्जीक्यूटिव का काम करता है। जब ऑर्डर्स पास करते हैं, विशाखा गाइडलाइंस जो वो एक हिसाब से वो क्या एग्जीक्यूटिव का काम किया, उसने बोला कि इस हिसाब से जब तक ला नहीं आता तो ये ला बनेगा। उसके बाद कभी कभी ये लेजिस्लेचर का काम करता है, जजमेंट्स कुछ दे दी तो वो उसका, वो अब हमने जुडिशरी पढ़ी थी तो हमने लिखा था ये, इसमें वो पढ़ा था कि इसकी जो जजमेंट्स हैं दे आर एज सेम एज लॉज ऑफ पार्लियामेंट। और जैसे इसने जजमेंट दे दी तो पूरी कंट्री में जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो उसको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। लिखो इसके साथ फंक्शनल ओवरलैप। दूसरा लिखो फंक्शनल ओवरलैप।
फंक्शनल ओवरलैप, ठीक है, फंक्शनल ओवरलैप। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट हैव वाटर टाइट सेपरेशन and organs have some overlapping domains. Organs have some overlapping domains. वो हम कैसे ओवरलैप है वो देखेंगे आगे चल के। तीसरा लिखो आप, पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। पार्ट ऑफ, तीसरा जो फीचर है किसका, सेपरेशन ऑफ पावर इन इंडिया, इट इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। ब्रैकेट में कौन सा केस, केशवानंदा भारती केस। अब बेसिक स्ट्रक्चर है तो इट कैन नॉट बी अमेंडेड, है ना, ये आपने लिखना है, सो इट कैन नॉट बी अमेंडेड। अब नेक्स्ट एक बॉक्स बनाएंगे हम, बड़ा खूबसूरत सा बॉक्स बनाएंगे। अब देखेंगे फंक्शनल ओवरलैप कहां कहां पे है, जो बताता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वाटर टाइट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं करता। आप ऐसे बॉक्स बनाएंगे, लिखोगे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव जब लेजिस्लेचर का काम करेगा और जब ये जुडिशरी का काम करेगा। सेम, लेजिस्लेचर जब उल्टा होगा ना, लेजिस्लेचर जब एग्जीक्यूटिव का काम करेगा और जब आप वो किसका काम करेगा। हाँ तो ये वाला यहाँ पे क्या आएगा, 2 सेकेंड, वो कैसा डायग्राम कैसे बनाई है आपने। अच्छा ये यहाँ पे आया है, ठीक है, ये यहाँ पे नहीं लिखना, एग्जीक्यूटिव लिखा, यहाँ पे लिखो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, सॉरी लेजिस्लेचर, जुडिशरी। अब लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर। यहाँ पे अब हम फिल करेंगे। नहीं ये 2 डब्बे क्यों बनाए हमने, ये वो नहीं बनेगा, ठीक है। आप देखेंगे जब एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर का काम करता है और जुडिशरी का काम करता है, विच शोज के फंक्शनल ओवरलैप नहीं है। एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर का काम करता है, बोलो एग्जीक्यूटिव या फिर एग्जीक्यूटिव जो है वो ओवरलैप कर रहा है, एग्जीक्यूटिव के फंक्शन, एग्जीक्यूटिव जब लेजिस्लेचर के फंक्शन में ओवरलैप करेगा या उसके अंदर दखल अंदाजी करेगा। पहला लिखो आप, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर्स आर पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव। एमपीज ही तो बनते हैं ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर आर पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव। ऑर्डिनेंस दूसरा लिखो, ऑर्डिनेंसेस, ऑर्डिनेंस कौन करता है, एग्जीक्यूटिव। दूसरा लिखो ऑर्डिनेंसेस, ऑर्डिनेंस कौन करता है, प्रोमलगेट, गवर्नर और प्रेसिडेंट, वो क्या एग्जीक्यूटिव है, काम किसका, लेजिस्लेचर का। तीसरा लिखो पावर्स अंडर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, डेलीगेटेड, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव मतलब जैसे रूल्स वगैरह, रूल मेकिंग, ये कौन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होगी, जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो तो स्केल्टन बनाते हैं, लेजिस्लेचर एक स्केल्टन बनाता है, रूल्स कौन बनाता है, एग्जीक्यूटिव बनाते हैं, तो काम किसका होता है, लेजिस्लेचर, करता कौन है, एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव इनटू लेजिस्लेचर, अब एग्जीक्यूटिव इनटू जुडिशरी।
appointment of Supreme Court, High Court judges, appointment of Supreme Court, High Court and High Court judges कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है. गवर्नर भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के जजेस को अपॉइंट करता है, वो भी सेम आ गया. नेक्स्ट, प्रेसिडेंट्स पार्डनिंग पावर. प्रेसिडेंट्स पार्डनिंग पावर. तीसरा लिखो, ट्रिब्यूनल्स एंड, लिखो ना, ट्रिब्यूनल्स and other quasi judicial bodies are part of executive. ट्रिब्यूनल्स जो सेटअप किए जाते हैं उसमें जब आप देखोगे, जब हमने किया था तो उसमें आधे लोग जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं, तो वो भी काम, लेकिन जजमेंट का काम कर रहे हैं. ठीक है. अगला क्या है? लेजिस्लेचर इनटू एग्जीक्यूटिव. पहले लिखो एग्जीक्यूटिव इनटू, सॉरी, लेजिस्लेचर इनटू एग्जीक्यूटिव. लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव. इसके साथ लिखो, जब नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है तो इसमें लिखो आप होल्डिंग एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल. लेजिस्लेचर जब गवर्नमेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अकाउंट, नो कॉन्फिडेंस मोशन, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या है? एग्जीक्यूटिव. नो कॉन्फिडेंस मोशन में वो अकाउंटेबल ठहराते हैं लेजिस्लेचर वाले. तो होल्डिंग एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल ब्रैकेट नो कॉन्फिडेंस मोशन. जब लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव का काम कर रहे हैं या एग्जीक्यूटिव के फंक्शंस में वो क्या कर रहे हैं? दखलंदाजी कर रहे हैं. दूसरा लिखो, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट इज एन एग्जीक्यूटिव, लेकिन उसको इम्पीच कौन कर रहा है? लेजिस्लेचर कर रहा है. इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट. तीसरा लिखो, एमपी लैड स्कीम, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम. लेजिस्लेचर का काम क्या है? लॉज बनाना. एमपी लैड में क्या, वो पैसे देता है कि ये आपने काम करना, वो तो उसका काम ही नहीं, उसका काम वो तो एग्जीक्यूटिव का काम है. करता कौन है? एमपी लैड वाले, एमपीज. और दूसरा नेक्स्ट, लेजिस्लेचर इनटू जुडिशरी. रिमूवल ऑफ जजेस. रिमूवल ऑफ, रिमूव कौन कर रहा है? अगेन लेजिस्लेचर कर रहा है. दूसरा, पनिशिंग फॉर ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस. पनिशिंग फॉर ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस. जो पनिश करने का जो प्रोसीडिंग्स होती हैं कभी कभी ना, जैसे वो एथिक्स कमेटी का उसका हुआ था, उस पे वो नहीं महुआ मोत्रा केस हुआ था. वो एथिक्स, उसने कुछ बैग लाया था, कुछ किसी से वो था कि इसने पैसे लेके ये क्वेश्चंस पूछ रही है, तो वो उसको पनिश जो किया था वो कौन सा आ गया? एग्जीक्यूटिव इनटू, सो लेजिस्लेचर इनटू एग्जीक्यूटिव जुडिशरी. फॉर एग्जांपल लिखो, महुआ मोइत्रा केस. पावर टू अमेंड लॉज. पावर टू अमेंड लॉज declared ultra vires by courts. SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट में 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बोला, कुछ चेंजेस लाई, जजमेंट दी और पार्लियामेंट पढ़ा, उसके बाद वापस से अमेंडमेंट लेके आए, वो चीजें वापस चेंज कर दी. तो जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने कर दिया हुआ है उसको वापस से अमेंड करना, वो भी पावर किसके पास है? नेक्स्ट लिखो आप, जुडिशरी इनटू एग्जीक्यूटिव. जुडिशरी जब एग्जीक्यूटिव का काम करे, लिखो आप, इश्यूज ऑर्डर्स टू द गवर्नमेंट. इश्यूज ऑर्डर्स टू द गवर्नमेंट. जुडिशियल रिव्यू ऑफ लॉज. जुडिशियल रिव्यूज ऑफ, ये बड़ा मतलब याद नहीं होता, याद होता ही नहीं है, आपको बस केस टू केस याद करना पड़ेगा. जुडिशियल रिव्यू ऑफ लॉज. आर्टिकल 142 कंप्लीट जस्टिस. आर्टिकल 142 कंप्लीट जस्टिस.
तो ये था जुडिशरी। हाँ हाँ, वो भी आता है सुप्रीम कोर्ट एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। एग्जीक्यूटिव को क्या कर रहा है वो? एडवाइस कर रहा है। नहीं, ये एग्जीक्यूटिव कर रहे हैं हम ना। जुडिशियल रिव्यू ऑफ लॉज नहीं है, जुडिशियल रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स एंड पॉलिसीज। लॉज वो लेजिस्लेचर में आएगा। नेक्स्ट, जुडिशरी इनटू लेजिस्लेचर। Its judgments have power of laws. Its judgments have power of laws. For example, Vishaka guidelines. For example, Vishaka guidelines. Vishaka guidelines. Okay. Judicial review of laws. Judicial review of, next, judicial review of laws. और लास्ट, अनअमेंडेबिलिटी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। अनअमेंडेबिलिटी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। अमेंड करना किसका काम है? लेकिन उसको अमेंड करने ही नहीं दे रहे हैं। वो था ना कि कंकॉर्ड वाला जो हमने, वो कंकॉर्ड वाला, उन्होंने वो म्यूचुअलिटी प्रिंसिपल को खत्म कर दिया है ना, उसको खत्म ही कर दिया। तो ये क्या? अनअमेंडेबिलिटी ऑफ। तो ये थे हमारे व्हाट एज बेसिक, सॉरी, सेपरेशन ऑफ पावर। व्हाट आर द प्रिंसिपल्स? प्रिंसिपल्स में क्या था? एक्सक्लूसिविटी, फंक्शनल प्रिंसिपल्स, सी फॉर चेक्स एंड बैलेंसेस, एम फॉर म्यूचुअलिटी प्रिंसिपल। फिर उसके बाद हमने देखा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू सेपरेशन ऑफ पावर, आर्टिकल 50, आर्टिकल 200, 122 और 212, आर्टिकल 361। फिर उसके बाद हमने जुडिशियल प्रोसीडिंग्स और उस विद रिस्पेक्ट टू सेपरेशन ऑफ पावर, हमने उसमें दो केसेस देखे। इंडियन का केस कैसा है? अगर क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज सेपरेशन ऑफ पावर विद रिस्पेक्ट टू इंडिया, तो हम बोलेंगे इट्स अ डेलिकेट बैलेंस हम रखते हैं बीच में, जहां पे चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं और जहां पे क्या है, देयर इज नो वाटर टाइट सेपरेशन ऑफ पावर एज पर केशवानंद भारती केस, देयर इज नो रिजिड सेपरेशन ऑफ पावर। हम वहां पे फंक्शनल ओवरलैप है, इट इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, फंक्शनल ओवरलैप है, ठीक है। देन हमने देखा कि क्या क्या फंक्शनल ओवरलैप है, ये हमने देखा। नेक्स्ट हम लिखेंगे इश्यूज विद separation of power in India. Issues with separation of power in India. पहला लिखो, अब याद कैसे करना है, लिखो यूपीआई, यूपीआई एफडी, एफडीसी, एफडीसी, यूपीआई, यू फॉर अनअकाउंटेबिलिटी, 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 थोड़ी जगह छोड़ के नीचे। पी फॉर पावर एक्यूमुलेशन, पावर एक्यूमुलेशन, पी फॉर पावर एक्यूमुलेशन। तीसरा, आई फॉर नो इनोवेशन, सो आई फॉर इनोवेशन, नो इनोवेशन, नो इनोवेशन। यूपीआई, एफ डी सी है ना, एफ फॉर फेथ, इरोजन ऑफ फेथ, इरोजन ऑफ फेथ। सो पहला गया अनअकाउंटेबिलिटी, दूसरा पी फॉर पावर एक्यूमुलेशन, तीसरा
नो इनोवेशन। चौथा, इरोजन ऑफ फेथ। एफ एफ पांचवा, डी फॉर लिखो आप, डेवलपमेंट इज अफेक्टेड। डेवलपमेंट इज अफेक्टेड। सी फॉर conflict, conflict over organs, conflict over among organs, over नहीं, among organs, among organs, अनअकाउंटेबिलिटी के साथ लिखो। A particular organ cannot be held responsible, a particular organ cannot be held responsible, क्योंकि फंक्शनल ओवरलैप है तो आप एक ऑर्गन के ऊपर नहीं कर पाओगे, क्या उंगली नहीं उठा पाओगे, वो बोलेगा यार मेरी तो गलती ही नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल, जुडिशरीज वर्डिक्ट ऑन 2G and coal block allocation case, 2G and coal block allocation case। वालेकुम सलाम। नेक्स्ट, पावर accumulation during majority rule, comma, no checks as legislature and executive are same। कोई चेक नहीं होगा, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर जब सेम होंगे तब क्या चेक होगा, है ना, क्योंकि एग्जीक्यूटिव जो है वो लेजिस्लेचर का पार्ट है। अब मेजॉरिटी रूल होगा तो इसका मतलब एग्जीक्यूटिव जो गवर्निंग या रूलिंग पार्टी होगी उसी के ज्यादा मेंबर होंगे, तो वो बिल्कुल बराबर हो जाएगा। इवन कि जुडिशरी का जब मेजॉरिटी रूल होती है, जैसे आपने देखा जुडिशरी के भी जो डिसीजंस हैं वो इम्पैक्ट होते हैं, तो चेक्स एंड बैलेंस का सिस्टम ही खत्म हो जाता है ना। फॉर एग्जाम्पल लिखो, करंट गवर्नमेंट। हाँ मतलब इसमें थोड़ी है, इसमें गलत बात नहीं है। हैज मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट। देखो ना कितने लॉज हैं वो बिना डिस्कशन के पास हो जाते हैं, कितने लॉज हैं, मैक्सिमम लॉज जो आजकल जो बिल्स आते हैं वो बिना डिस्कशन के पहले दिन ही पास हो जाते हैं। और लेजिस्लेचर इसलिए क्योंकि काम नहीं कर रहा, क्योंकि वही लोग हैं जो पार्टी मेजॉरिटी पार्ट रूल है, तो वही वो कैसे सवाल करेंगे अपनी ही पार्टी को, कैसे वो नहीं कर पाएंगे, ये भी एक इशू है। उसके बाद यूपी, अब हमें पता है, सोचो कि जब क्या होता है फंक्शनल ओवरलैप होता है, हमें पता है, मैंने ये बात बताई थी कि कभी कभी गवर्नमेंट इसलिए डिसीजन नहीं लेता, कोई लॉ नहीं बनाता, उसको पता है बाद में जाके, तो इनोवेशन नहीं होता, नो इनोवेशन। इसके साथ लिखो, ड्यू टू चेक्स, एक्सेसिव चेक्स एंड बैलेंसेस, fear, due to fear of excessive checks and balances, there is no innovation। कोई भी इनोवेशन करने की कोशिश ही नहीं करेंगे, उनको पता है कि अगर मैंने ये कर दिया तो बाद में जाके ये केस हो जाएगा, तो ये वापस से खत्म हो जाएगा सिस्टम, नो इनोवेशन। उसके बाद यूपीआई हो गया, एफ, इरोजन ऑफ फेथ। इसमें लिखो, रिपीटेड इंटरवेंशन, रिपीटेड इंटरवेंशन, रिपीटेड इंटरवेंशन of one into other, one organ into another, repeated intervention of one organ into another, one organ into another, diminishes faith of people in institutions। बार बार अब करोगे तो लोगों का फेथ, अब इनोवेशन भी नहीं करेंगे वो,
लेजिस्लेचर वाले भी लॉ नहीं बनाएंगे, उनको पता है कि जुडिशरी ने उंगली करनी है, तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि डिसीजंस नहीं ले पाएंगे, काम नहीं कर पाएंगे, तो लोगों का फेथ भी इरोड हो जाएगा, इरोजन ऑफ फेथ। यूपीआई एफ डी फॉर डेवलपमेंट इज अफेक्टेड। excessive infringement or excessive interference of one organ into another makes it difficult for government to work properly, thereby development is affected. Makes it difficult for government to work properly, thereby development is affected. Development is affected. लास्ट में क्या है, कंफ्लिक्ट ओवर ऑर्गन्स। अब कभी कभी क्योंकि आपको थोड़ी सी मैंने इजाजत दे दी, कभी कभी क्लास में होता है ना, टीचर अगर थोड़ा, बचपन में हम स्कूल में होते थे, टीचर अगर थोड़ा सा फ्रेंडली हो जाए तो बच्चे सिर पे चढ़ जाते थे, तो क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा फंक्शनल ओवरलैप है, तो आपको थोड़ी सी मैंने है उंगली दे दी तो बाजू ही पकड़ ली उसने, तो वो कभी कभी तो कन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो इसमें लिखो आप, ट्राइंगल बनाओ, एक ट्राइंगल बनाओ, कन्फ्लिक्ट अमंग ऑर्गन्स। जुडिशियल ओवररीच, जुडिशियल और इंटरवेंशन, जुडिशियल ओवररीच और इंटरवेंशन। दूसरा लिखो आप, लेजिस्लेटिव इंक्रोचमेंट, इंक्रोचमेंट और एग्जीक्यूटिव ओवररीच, एग्जीक्यूटिव ओवररीच, ओवररीच। जुडिशियल ओवररीच के साथ लिखो आप, लिकर बैन केस, लिकर बैन केस अलोंग हाईवेज। काम ये है किसका, एग्जीक्यूटिव का, कि बैन करें हाईवेज के, एक्सीडेंट्स बढ़ रहे हैं, तो ये किसने किया, जैसे नेशनल एंथम इन सिनेमाज वाला केस हुआ था, तो इसके साथ लिखो दूसरा, नेशनल एंथम इन सिनेमाज। अब ये केस का नाम देख लेना क्या है, मुझे याद नहीं है इसका, अरुण, तीसरा लिखो अरुण गोपाल केस, अरुण गोपाल केस। इसमें लिखो टाइमिंग फॉर 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 बर्स्टिंग क्रैकर्स, फायर क्रैकर्स ड्यूरिंग दिवाली। सुप्रीम कोर्ट ने टाइमिंग रख दी कि इस टाइम आपने क्या फायर क्रैकर्स को क्या करना है, फोड़ना है। तो ये काम किसका है, एग्जीक्यूटिव का। कर कौन रहा है, जुडिशरी। तो ओवररीच, लोधा कमेटी केस, क्रिकेट के रिलेटेड इन्होंने लोधा कमेटी बनाई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, लेजिस्लेटिव, इसके साथ लिखो NJAC, that is National Judicial Appointments Committee Act, NJAC, NJAC Act, which included Union Law Minister and two eminent persons in committee, eminent persons in committee recommending judges। तो जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए इन्होंने एक एनजैक एक्ट, जो 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, उसने एक कमेटी बनाई, एनजैक कमेटी, जिसमें दो लॉ कमीशन, लॉ मिनिस्टर भी था। लॉ मिनिस्टर क्या है, एग्जीक्यूटिव। अपॉइंट किसको कर रहे हैं, जुडिशरी में अपॉइंट कर। तो क्या आपको क्या लगता है कि जो अपॉइंट हुआ होगा तो वो कौन बंदा होगा, वो अपना ही बंदा होगा।
तो ये भी उनकी जो है डोमेन में पाँव रखने की बात है। एग्जीक्यूटिव ओवररीच, ट्रिब्यूनल्स हैविंग एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव ओवररीच में तीसरा जो है ट्रिब्यूनल्स हैविंग executive members, majority of executive members, दूसरा पॉइंट excessive ordinances when houses are not in session to bypass legislative क्या होगा वर्ड? लेजिस्लेटिव वो डिस्कशंस आर डिबेट्स आर बाईपास करने के लिए ऑर्डिनेंस, जैसी सेशन खत्म हुआ उसी वक्त ऑर्डिनेंसेस कर दिए, क्यों बातचीत नहीं होगी, वो तो उसी वक्त ऑर्डिनेंस जैसे साइन किया लॉ बन जाएगा वो उस 6 महीने के लिए। तो ये थे कुछ इश्यूज विद रिस्पेक्ट टू सेपरेशन ऑफ पावर्स इन इंडिया। फाइनल अब इसको हम खत्म करते हैं बिस्मिल्लाह करके। हम खत्म करने लगे, अभी आ रहे हो। चेयर वो वे फॉरवर्ड लिखो आप, वे फॉरवर्ड। इंट्रोड्यूसिंग लेजिस्लेटिव इम्पैक्ट असेसमेंट, कि आप अगर कोई लॉ ला रहे हो उससे पहले, जैसे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होता है, कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला उससे पहले असेसमेंट स्टार्ट कर देते हैं। तो हमने क्या करना है, लेजिस्लेट जब एक लॉ लाने की कोई बिल लाएंगे उससे पहले एक असेसमेंट करनी है, इससे क्या इश्यूज हो सकते हैं, उससे क्या होगा, उससे जुडिशरी का जो वो चेक्स एंड बैलेंसेस वाला कंसेप्ट है वो कम हो जाएगा, जुडिशियल इंटरवेंशन कम हो जाएगी, उससे लॉज अच्छे बनेंगे और स्मूथली गवर्नमेंट भी काम कर पाएंगे। तो लेजिस्लेटिव इंपैक्ट असेसमेंट। दूसरा, strengthening role of opposition, strengthening role of opposition, ensuring, तीसरा पॉइंट, ensuring judicial independence and accountability। इशू जो हमारी जुडिशरी के साथ ये है कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस तो है लेकिन अकाउंटेबिलिटी नहीं है। कि जुडिशियल, कल हमने जब किया था बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, उसमें हमने इशू ये लिखा था कि जुडिशरी, देखो आज बेसिक स्ट्रक्चर क्या है वो कौन बताएगा, जुडिशरी। कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी क्या है, वो जी जनाब सब कुछ वही बताएगा। तो सब्जेक्टिविटी को खत्म करने के लिए जुडिशरी ने जो बोल दिया वो हो गया। जुडिशरी ने बोला कि दिस इज बेसिक स्ट्रक्चर, तो उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। तो हमें जुडिशियल इंडिपेंडेंस तो जरूरी है लेकिन अकाउंटेबिलिटी की वो किस बेसिस पे कर रहा है, अकाउंटेबिलिटी भी बड़ी जरूरी है। इंश्योरिंग जुडिशियल इंडिपेंडेंस एज वेल एज अकाउंटेबिलिटी। फाइनल, जुडिशियल रिस्ट्रेंट, जुडिशरी को चाहिए कि वो रिस्ट्रेंट करे, है ना। सो ये था, एंड करो इसको। एज वाइस प्रेसिडेंट, फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट, अभी वाइस प्रेसिडेंट कौन है हमारे, अभी कौन है, कौन है साकिब, वाइस प्रेसिडेंट कौन है? वाह यार क्या आंसर दिया है यार। हाँ हाँ वही होगा। वही जो प्रेसिडेंट जब नहीं होता तो तब वो प्रेसिडेंट बन जाता है, ये वही वाला तो नहीं है। नहीं आपने, अगर मैंने सुन लिया होता तो ये बात हमें पता चलती, इतनी इंपॉर्टेंट बात पता चली है।
लॉजिक लॉजिक है, बस नाम नहीं बता। हाँ वही वही। as former vice president said, any incursion by three organs into one another's domain or each other's domain has potential to upset governance apple cart, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड एप्पल कार्ट, कि any incursion into each other's domain has potential to upset the governance apple cart. एप्पल कार्ट मतलब सेब की वो जो apple cart has potential to upset and asserted that all should respect the लक्ष्मण रेखा. सो क्या करना है आपने वे फॉरवर्ड में, लक्ष्मण रेखा को जनाब आपने रिस्पेक्ट करना है. जब आपने उसको रिस्पेक्ट तो वो रेखा को आप पार नहीं करोगे. सो वहां पे फंक्शनल ओवरलैप है, लेकिन आपने देखना है कि आपको एक दूसरे के कामों में ज्यादा टांग नहीं अड़ानी है. सो दिस वाज सेपरेशन ऑफ पावर. व्हाट इज सेपरेशन ऑफ पावर? प्रिंसिपल्स बिहाइंड सेपरेशन ऑफ EFMC. ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू सेपरेशन ऑफ पावर, जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स विद इंडिया में सेपरेशन ऑफ पावर के वो डेलिकेट बैलेंस, बेसिक स्ट्रक्चर. उसके बाद क्या है? चेक्स एंड बैलेंसेस. उसके बाद क्या क्या इसके वो फंक्शनल ओवरलैप हमने देखे. इश्यूज देखे, इश्यूज में यूपीआई FDC देखा. यूपीआई मतलब अनअकाउंटेबिलिटी, P फॉर पावर एक्यूमुलेशन, I फॉर नो इनोवेशन, E फॉर इरोजन ऑफ फेथ, D फॉर क्या डेवलपमेंट इज अफेक्टेड, C फॉर कंफ्लिक्ट ओवर अमंग ऑर्गन्स. उसके बाद हमने वे फॉरवर्ड देखा कि जुडिशियल रिस्ट्रेंट होना चाहिए, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड इंडिपेंडेंस. उसके बाद और क्या देखा हमने? रोल ऑफ पोजीशन और लेजिस्लेटिव इंपैक्ट असेसमेंट. ये बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं. और हमने खत्म किया इसको कि वाइस प्रेसिडेंट साहब ने कहा है कि कोई भी अगर एक दूसरे ऑर्गन के अंदर झांकेगा, इट विल डिस्ट्रॉय अपसेट द एप्पल गवर्नेंस एप्पल कार्ट. सो हमें क्या करना चाहिए? वी शुड रिस्पेक्ट द लक्ष्मण रेखा. दिस वाज एंड ऑफ separation of power. This was end of today's lecture. Thank you very much. चलो उसको बंद कर दो.